ये देखिएगा, मैंने आपका जो है एग्जामिशन का जो है वो आपका चैप्टर नंबर 3 है और मॉड्यूल 1 का चैप्टर 3 है। यानी कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए, रेजिडेंशियल स्टेटस कर लिया और आज हम चैप्टर नंबर 3 भी आपका पूरा कर लेंगे। चैप्टर 3 होने के बाद आपका मॉड्यूल 1 तो पूरा हो जाएगा और मॉड्यूल 2 में सैलरी को छोड़ के सारा पूरा हो जाएगा। यानी आपके 2 मॉड्यूल लगभग कंप्लीट हो जाएंगे और लास्ट मॉड्यूल के भी काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं, 2-3 बाकी हैं, उसे भी हम पूरा कर लेंगे। सैलरी सबसे एंड में आपको कराया जाएगा। यहाँ पर जितनी भी देखिए एग्जामिशन दे रखी है, इसके मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आप भी ये अपनी बुक में ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 आ गई है। मेरे साथ आप पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। मिस्टर बी ग्रोज शुगर केन एंड यूजेज द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। अब शुगर केन बनाना इज एन एग्रीकल्चरल इनकम और उससे शुगर बनाना है वो नॉर्मल इनकम है। 30% of the sugar cane produce is sold for 10 lakh and cost of cultivation of such sugar cane is 5 lakh rupees. The cost of cultivation of the balance sugar cane 70% जो बच गए हैं उनका जो है कॉस्ट वो 14 लाख रुपीज़ का है और उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो 22 लाख रुपीज़ की है। हालांकि आपने उसको बेचा नहीं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर लिया शुगर बनाने के लिए। आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख रुपीज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन, the sugar was sold for 25 lakh rupees. Compute B's business income and agricultural income. दोस्तों इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आप लोगों ने जब भी मैंने आपको कराया था कि अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपने बिजनेस में शिफ्ट करेंगे तो हम मान लेंगे कि आपने अपने बिजनेस को बेचा है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है उस पर आपने अपने बिजनेस को ही बेचा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 70% शुगर केन है उनकी मार्केट वैल्यू 22 लाख रुपीज़ है। तो ऐसा मान लिया जाएगा कि शुगर केन आपने अपनी फैक्ट्री को 22 लाख रुपीज़ में बेचा, साथ ही में फैक्ट्री ने 1.5 लाख रुपए का और खर्चा किया, तो टोटल खर्चा हो गया 23.5 लाख रुपीज़ का और 25 लाख का जो है उन्होंने शुगर को बेचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुगर का जो बिजनेस है उससे 25 लाख रुपए की सेल हुई है। मार्केट वैल्यू जो शुगर की थी, शुगर केन की थी, गलत लिखा हुआ है, शुगर केन कर लेना। मार्केट वैल्यू जो शुगर केन की है 22 लाख रुपए है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगे हैं, तो ये आपका जो है प्रॉफिट आया है। सिमिलरली आपका जो एग्रीकल्चरल इनकम होगी तो उसमें हम मानेंगे कि आपने 70% जो शुगर केन है उसे आपने अपने ही बिजनेस को बेच दिया 22 लाख रुपए में, तो उस 70% का मार्केट वैल्यू कितना था, 22 लाख रुपए। बिजनेस के लिए वो कॉस्ट बन गया और आपके लिए वो सेल बन गया। उसकी जो कॉस्ट थी वो 14 लाख रुपीज़ की थी, जो यहाँ पर दे रखी है 14 लाख रुपीज़। ऐसे कर कर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आ गई। बाकी बचा 30% जो आपने डायरेक्टली शुगर केन को बेचा। तो यहां पर जो है 30% की जो सेल प्रोसीड है वो 10 लाख रुपए है, क्वेश्चन में गिवन है। इसकी जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 5 लाख आपकी एग्रीकल्चरल इनकम आ गई है। एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई टैक्स नहीं होएगा और ये 1.5 लाख वाली इनकम पर बिजनेस इनकम मानकर इस पर टैक्स लगेगा। नॉर्मली आपकी पीजीबीपी की इनकम निकलेगी। यहां तक की बात क्लियर है तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं। Mr. C manufactures latex from rubber plant grown by him in India. These are then sold in the market for 30 lakhs. The cost of growing rubber plant is 10 lakh rupees and that of manufacturing latex is 8 lakh rupees. यहाँ पर आप देखिएगा कि आप जो है रबर बनाते हैं और जब आप रबर ग्रो करते हैं तो उसमें जो है 2 काम हो रहे हैं। मतलब एक तो रबर प्लांट है और दूसरा उससे लेटेक्स बन रहा है। रबर प्लांट से आप लेटेक्स बना रहे हैं, तो रबर प्लांट को ग्रो करने की कॉस्ट लग रही है, उसके बाद लेटेक्स बनाने की कॉस्ट लग रही है, क्योंकि आप डायरेक्टली रबर प्लांट को नहीं बेच सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हमने किया था रूल में कि देखिए अगर आप रबर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें 65% एग्रीकल्चरल इनकम होगी और 35% आपकी बिजनेस इनकम होगी। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी देखें करके, तो आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। आपने जो है 30 लाख रुपीज़ में बेचा, 10 लाख रुपए में ग्रो किया और 8 लाख रुपए जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। मतलब रबर प्लांट की कॉस्ट, लेटेक्स को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 30 लाख, बेचने की कॉस्ट 12 लाख रुपए इनकम आई रबर बेचने से। और रबर कैसे बना, डायरेक्टली नहीं बना, रबर प्लांट और फिर लेटेक्स बनकर रबर बिका। ये जो 12 लाख रुपए बनकर आपकी इनकम आ गई है, इसमें 65% जो है वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और 35% जो है वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ये कहाँ पर गिवन है, रूल नंबर 7 में, जो मैंने आपको पीजीबीपी के साथ एग्रीकल्चरल इनकम के चैप्टर में करवाया था।
दोस्तों जब भी हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं आपके स्टडी मटेरियल के, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सारे प्रोविजंस को पढ़कर आए हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ आपकी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, यानी जो प्रोविजंस हमने करे हैं वो यहाँ पर कैसे लग सकते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करेंगे। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है और उन्होंने ये जो आपको डिटेल दी है वो आपको पढ़नी है। नीचे ध्यान से देखिएगा, उनकी सैलरी है जो कंप्यूटेड है 2,80,000, उनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 2.5 लाख रुपीज़, एग्रीकल्चरल इनकम है फ्रॉम अ लैंड इन जयपुर 4.8 लाख रुपीज़, एक्सपेंसेस इनकट फॉर अर्निंग एग्रीकल्चरल इनकम है 1,70,000। आपको उनकी टैक्स लाइबिलिटी बतानी है। अगर उनकी एज है 45 ईयर्स यानी वो सीनियर सिटीजन नहीं है, या 70 ईयर्स यानी वो सीनियर सिटीजन हैं, दोनों ही केसेस में आपको जो है उनकी टैक्स लाइबिलिटी बतानी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल इनकम गिवन है और एक्सपेंस जो इनकर किया है एग्रीकल्चरल इनकम कमाने के लिए वो भी यहाँ पर गिवन है। तो फिर इन अ नटशेल जो है दिस माइनस दिस जो है आपका नेट इनकम आएगी एग्रीकल्चर से। अगर आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो कि यहाँ पर इस केस में आ रही है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 4,80,000 माइनस एक्सपेंसेस जो आपने अर्न करने के लिए खर्चा किया, वो आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो आ रही है वो आपकी 3,10,000 आ रही है। अगर आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 सालाना से ज़्यादा है और आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो फिर हम एक इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं ये देखने के लिए कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट मेथड कहता है कि आपको अपनी सारी इनकम को इंक्लूड करना है, जैसे कि सैलरी, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि नेट एग्रीकल्चरल इनकम, जैसे कि एग्जेम्पशन वगैरह अगर कुछ है तो उसे आप एग्जेम्प्ट भी कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम निकालेंगे, बट कैलकुलेट करने के टाइम आप देखेंगे कि भैया देखो 5,30,000 में मैं एक बार एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करके देखता हूँ और जो मेरी टोटल इनकम निकल रही है अब उस पर मैं टैक्स निकाल कर देखता हूँ। दूसरा मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ कि जो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है सिर्फ उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऐड कर लेते हैं और अब सिर्फ हम इस इनकम पर टैक्स निकाल कर देखते हैं। तो मुझे मालूम है कि जो टोटल मैंने टैक्स निकाला उसमें से इस इनकम पर तो टैक्स लगता नहीं है, तो उतना टैक्स मैं माइनस कर दूंगा और जो नेट टैक्स मेरा आएगा वो मुझे देना पड़ेगा एजुकेशन सेस को ऐड करके। सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि इनकम कम है। अगर इनकी एज 70 ईयर्स है तो इनके लिए करीब करीब जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए की होगी। आपको करना वही है, नॉर्मल आपकी जो टोटल इनकम आई है उसमें आप एक बार नेट एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करेंगे, जो टोटल इनकम आएगी एग्रीकल्चरल इनकम के साथ उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे और जो भी आपका टैक्स आ गया उसे आप स्टेप 1 में रख लेंगे। स्टेप 2 में आप कहेंगे देखिए एग्रीकल्चरल इनकम पर तो टैक्स लगता नहीं है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक एग्जेम्प्ट होती है और इस केस में ये सीनियर सिटीजन है तो इनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए होगी। उसमें आपने ऐड कर दिया जो एग्रीकल्चरल इनकम है और देखा कि अगर मैं सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स निकालता हूँ तो कितना बनकर निकलता है, वो निकलता है 32,000। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे देखिए एग्रीकल्चरल इनकम के साथ टैक्स बना 78,000 और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम पर बना 32,000, तो यानी कि इनको नेट सिर्फ 46,000 ही पे करना है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर तो टैक्स लगता नहीं। हालांकि गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ कि जब आप एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर निकालते हैं तो आपकी स्लैब रेट बढ़ जाती है, 5 लाख से ऊपर वाली स्लैब हो गई। स्लैब रेट बढ़ने से जो है थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स बन जाता है हायर रेट का, और ये गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलता है इनडायरेक्ट मेथड से। अब जो है हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 में क्या लिखा है ज़रा देखते हैं। मिस्टर ए, अ मेंबर ऑफ हफ, received 10,000 as his share from the income of the huff. Is such income includable in his chargeable income? The answer is no. क्योंकि हफ जो है उसने पैसा कमाया और पैसा कमाकर टैक्स दे दिया, अब वही सिर्फ उसके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दोबारा से टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 10 क्लॉज 2 में एग्जेम्प्ट होगा इंडिविजुअल मेंबर के लिए, सिमिलरली पार्टनर के लिए भी होता है। यहाँ पर देखते हैं और कुछ क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है तो यहाँ पर हम उसे भी पढ़ेंगे। कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर रिसीव फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी बाय एन इंडिविजुअल और इज लीगल हियर इज टैक्सेबल। अरे नहीं, डिजास्टर पर जो मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 10 BC में लिखा है। सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो चल जाएगा, एक्सप्लेनेशन जरूर लिख कर आएंगे, याद है तो लिख कर आएंगे सेक्शन नंबर भी। और इलस्ट्रेशन 6 में ये लिखा है एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू सिक्किम इज इंडिविजुअल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। जैसे ही वर्ड ओनली आता है आपको सतर्क हो जाना है। एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑल लिखा है या ओनली लिखा है तो सतर्क हो जाना है, भाई कुछ और तो नहीं है।
मैंने आपको ये कराया था लास्ट क्लास में कि सिक्किमीज ओरिजिन के बंदे अगर अपनी स्टेट में कुछ पैसा कमाते हैं तो वो तो एग्जेम्प्ट होगा, पर अगर उन्हें साथ में इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है पूरे इंडिया से, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। तो यहां वर्ड लिख दिया ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ एनी सोर्स, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। ओनली नहीं सर, सिक्किम में जो कमाया उसके साथ साथ इनका जो डिविडेंड और इंटरेस्ट है वो भी एग्जेम्प्ट होगा। यहां तक की बात क्लियर है? तो हम और देखते हैं और क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हम 6 इलस्ट्रेशन कर चुके हैं, 7वीं आ रही है जिसमें वाई लिमिटेड का डिटेल गिवन है आपको मार्च 20 का, आप मार्च 21 मान सकते हैं अगर आप अगले साल ये देख रहे हैं वीडियोस। और यहाँ पर इनका टोटल टर्नओवर दे रखा है यूनिट ए का, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है। एसईजेड एक ऐसी यूनिट होती है जो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करती है। उसका जो टर्नओवर है 100 लाख रुपीज़ का है। प्रॉफिट जो है यूनिट ए के वो 30 लाख के हैं। जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है यूनिट ए का वो 50 लाख है। और जो टोटल टर्नओवर है यूनिट बी का जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में लोकेटेड है उसका 200 लाख है। और प्रॉफिट जो है यूनिट बी के उसका प्रॉफिट आ रहा है 20 लाख। आपको क्या कैलकुलेट करना है? देखिए आपको कैलकुलेट करना है 10 की डिडक्शन एज्यूमिंग दैट वाई लिमिटेड कमेंस द ऑपरेशंस इन द ईयर 16-17। बताइए आप मुझे कैसे करेंगे? सोचिए, अगर आपने 16-17 में ऑपरेशन को स्टार्ट किया तो पहले 5 साल 100% डिडक्शन मिलती है, उसके नेक्स्ट 5 साल 50% मिलती है एक्सपोर्ट प्रॉफिट की, उसके भी नेक्स्ट 5 ईयर्स जो होंगे आपके 11वें से 15वां साल तक, उसमें आप 50% प्रॉफिट को एक री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में डाल सकते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं विद इन 3 ईयर्स प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करने के लिए। पर इंडिया से बाहर आप कुछ भी रेमिट नहीं करेंगे, मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट आप बाहर नहीं करेंगे। सामान जरूर खरीद सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। यहां जो आपको दिया हुआ है वो पूरा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है यूनिट बी, क्योंकि यूनिट बी का कोई काम नहीं है। यूनिट बी जो है वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है, यानी जो आपका इंडिया है उसमें यहां पर अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाहर के एरिया को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बोलते हैं। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में अगर आपकी कोई यूनिट लगी है तो मुझे उसकी बात ही नहीं करनी है, मुझे तो बात करनी है यूनिट ए की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, जिसका टोटल टर्नओवर 100 लाख का है, जिसके प्रॉफिट 30 लाख के हैं, जिसका एक्सपोर्ट का टर्नओवर 50 लाख का है। तो टोटल टर्नओवर में एक्सपोर्ट का टर्नओवर 50 लाख है, तो जो टोटल यूनिट ए के प्रॉफिट होंगे उसमें एक्सपोर्ट का प्रॉफिट कितना होगा वो आपको देखना है। तो वो निकल कर आएगा 15 लाख रुपीज। टोटल प्रॉफिट यूनिट ए के इतने हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। टोटल टर्नओवर जो है 100 लाख रुपए का है, एक्सपोर्ट का टर्नओवर 50 लाख का है, तो यूनिट ए के एक्सपोर्ट के प्रॉफिट कितने होंगे? 15 लाख के। ये 15 लाख की आप डिडक्शन ले सकते हैं। जो यूनिट बी है वो तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, पता लगे कोई यूनिट ए यूनिट बी का टर्नओवर ऐड कर ले और उसके बाद कुछ प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर दे, वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। नहीं जी नहीं, वो नहीं करना है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट। और आखिरी पार्ट जो है हम एक्सरसाइज का पोर्शन देख रहे हैं अब। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद खत्म, मॉड्यूल 1 कंप्लीट, मॉड्यूल 2 में सैलरी को छोड़ के सारा कंप्लीट, मॉड्यूल 3 में भी आपका हो गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया, और क्या हो गया? क्लबिंग हो गया, और डिडक्शन अभी हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन 1, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल टू टैक्स एंड इफ सो कंप्यूट द अमाउंट लायबल टू टैक्स। अरविंद रिसीव्ड 20,000 एज ए शेयर फ्रॉम द इनकम ऑफ हफ। अगर अरविंद मेंबर है और हफ एक बिजनेस कर रही है, तो बिजनेस पर अगर हफ ने कुछ डिडक्शन नहीं ली और अपना पूरा टैक्स दे दिया और सिर्फ वो शेयर को अपने मेंबर्स में बांट रहा है, तो मेंबर्स के लिए वो दोबारा इनकम नहीं मानी जाएगी। अगर परमवीर चक्र अवॉर्डीज हैं और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, वो भी एग्जेम्प्ट होती है। मैंने कराया हुआ है सेक्शन 10-18 में एग्जेम्प्ट होती है, ये सेक्शन 10-2 में एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन नंबर याद नहीं है, काम चल जाएगा, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। फिर चाहे आप जितने सेक्शन नंबर याद करें अच्छी बात है। एग्रीकल्चरल इनकम आई है, मलेशिया में लैंड सिचुएटेड है। अगर मलेशिया में सिचुएटेड है तो हम क्या करें? हमें तो इंडिया के लैंड पर जो है एग्जेम्प्ट होता है, बाहर का लैंड है वो बिजनेस इनकम पूरा माना जाता है। रेंट ऑफ 72,000 फॉर लेटिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर अ मूवी शूटिंग। जी नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, एग्रीकल्चर लैंड का रेंटल हो, या वहाँ ड्वेलिंग पर्पज के लिए आप कोई स्टोर रूम बनाकर उसे यूज करें, वो एग्जेम्प्ट होता है। शूटिंग वगैरह से रेंटल आएगा तो वो टैक्सेबल होगा, चाहे एग्रीकल्चर लैंड पर आपने शूटिंग क्यों ना करी हो। क्वेश्चन 2, एग्जामिन टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट
हाउ विल इनकम बी कंप्यूटेड वेयर इंडिविजुअल ड्राइव्स एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए आपको पूरा समझाना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी एग्जेम्प्ट होती है 10(1) में। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है साथ में, उस केस में जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इनडायरेक्ट मेथड से। यानी पहले आपको एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर का टोटल करके कैलकुलेट करना है, फिर आपको सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम पर कैलकुलेट करना है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऐड करके, क्योंकि बेसिक तक तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ उसके ऊपर मेरा एग्रीकल्चर इनकम पर क्या टैक्स लगा। ऐसे करने के बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे नेट कितना आपको पे करना है। साथ ही में कुछ रूल्स गिवन है, अगर आपकी कॉम्पोजिट इनकम आती है जिसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर का पोर्शन मिक्स है, उसे आप इस परसेंटेज में बाइफरकेट कर सकते हैं। और जहाँ पर परसेंटेज फिक्स नहीं है वहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो मार्केट वैल्यू है उसी पर आपने जो है अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया है। अगर आप उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे आप टमाटो से टमाटो केचप बनाते हैं, तो मान लिया जाएगा कि आपने जो टमाटो है वो अपने बिजनेस को मार्केट वैल्यू पे सेल करे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है वेदर द इनकम ड्राइव फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी। जी हाँ, नर्सरी से अगर आप कुछ कमाते हैं, नर्सरी पे अगर ग्रो वगैरह करते हैं ये सब, उसे हमने एग्जेम्प्ट माना है एग्रीकल्चर इनकम में। और ये मैंने आपको एग्जाम्पल में लिखवाया था नोट्स के अंदर ही। क्वेश्चन 4, एग्जामिन विद रीजंस इन ब्रीफ वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। Exemption is available to Sikkim individual only in respect of income from any source in the state of Sikkim। रिपीट हो गया क्वेश्चन, पहले कर लिया है। सिक्किम में कमाए, सिक्किम के साथ डिविडेंड इंटरेस्ट कमाए पूरे इंडिया में, एग्जेम्प्ट होगा। पेंशन रिसीव बाय अ रेसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड हु वाज अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यस एग्जेम्प्ट होगा। मिस्टर ए मेंबर ऑफ हब रिसीव 10,000 एज शेयर फ्रॉम द इनकम ऑफ हब, द सेम इज टू बी इंक्लूडेड इन हिज चार्जेबल इनकम, फॉल्स होगा। ठीक है ना, तो क्या हो गया, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ये 3 ही क्वेश्चन थे, नीचे भी वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, रुद्रा लिमिटेड हैज़ 1 यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदर यूनिट इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। यानी SEZ के बाहर के एरिया को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बोलते हैं, जो पूरा इंडिया ही है आपका। उसने बताया है कि देखिए जो मेरी यूनिट इन DTA है उसका इतना है और रुद्रा लिमिटेड का टोटल टर्नओवर इतना है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निकल जाएगा। टोटल सेल्स गिवन है, एक्सपोर्ट सेल्स गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है। बहुत अच्छी बात है सर। कैलकुलेट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अगर बोथ यूनिट जो है सेटअप हुई थी 2012 में, तो पहले 5 साल पूरे हो गए, अगले 5 साल में 50% का ही डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब इसको ऐसे करना पड़ेगा, ये तो आपका टोटल कंपनी का है, ये डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का है, तो SEZ का कितना होगा वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 4 करोड़। ये करीब आपका आएगा 3 करोड़, ये आएगा 60 लाख। तो 60 लाख का प्रॉफिट है SEZ का, जिसमें एक्सपोर्ट की सेल है 3 करोड़ और टोटल सेल है 4 करोड़। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 60 लाख का जो प्रॉफिट SEZ का आया है, डोमेस्टिक टैरिफ का तो मुझे बात ही नहीं करना, ये डिडक्शन तो सिर्फ SEZ यूनिट को मिलती है। 300 लाख रुपए का जो है टर्नओवर एक्सपोर्ट का है और टोटल टर्नओवर 400 लाख रुपए का है। तो अगर 60 लाख का प्रॉफिट 400 लाख की सेल में आता है, तो 300 लाख की एक्सपोर्ट सेल में कितना प्रॉफिट आएगा, जिसका 50% एग्जेम्प्ट होगा, डिडक्शन की फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि आपका ये 8th असेसमेंट ईयर है, पहले 5 साल 100, अगले 5 साल 50%। और अगर यही आपने 4th असेसमेंट ईयर में सेटअप करी हुई है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये देखिएगा पेपर में आता है ये क्वेश्चन, 2016 में सेटअप किया है, तो आपके पहले 5 साल चल रहे हैं, उस केस में आपका 100% एग्जेम्प्ट होगा। 60 लाख का प्रॉफिट 400 लाख की सेल में, तो 300 लाख की अगर एक्सपोर्ट की सेल है तो टोटल 45 लाख का प्रॉफिट इसमें से एग्जेम्प्ट होगा। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का प्रॉफिट को हम एक्सक्लूड करना है, क्योंकि उसके लिए एग्जेम्पशन डिडक्शन ये वाली नहीं है। काम खत्म, जी हाँ। पैसा हजम, जी हाँ। लास्ट में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन होंगे, बाकी सब आपको MCQ में मिल जाएंगे। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको MCQ भी अटेम्प्ट करने हैं, नोट्स को आपको रिवाइज करना है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपका जो है चैप्टर हो चुका है और डिडक्शंस हम करेंगे। आने वाली 3 से 4 क्लासेस में आपका डिडक्शन पूरा होएगा, नोट्स के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ। और आने वाली 3-4 क्लासेस में, मतलब आने वाली 8 क्लासेस में जो है आपका सब कुछ हो जाएगा सिलेबस। तो बस मैं कोशिश करता हूँ फटाफट से जो है अगले 3-4 दिनों में 2 वीडियोज़ में अपलोड करूँ और आपका कोर्स कंप्लीट करा दूँ। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।